सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वैद्य लोग जुड़े हुए हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने केसेस जो हैं वो अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। डॉक्टर तनिका मैडम, आप कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। और डॉक्टर अनुरिता मैडम, आपका स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग सर। हाँ, नमस्ते मैडम। आप कुछ बताना चाहती हैं, कोई केस या कुछ एक्सपीरियंस? बताइए बताइए। बहुत तेज बारिश हो रही है। अच्छा, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। नहीं सर, कुछ नहीं एक्चुअली। सबकी संभाषा वगैरह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन केसेस रिपोर्ट्स डालते हैं और ये बोलते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये शायद वो प्रेशर होंगे या फिर पास आउट होंगे या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस का नया क्रेज होगा। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी क्योंकि हमारा एडिकेट इतना प्रगाढ़ हुआ, मतलब आज हम इतना शायद 5-6 सालों से तो आयुर्वेद पढ़ने के बाद में आपके इससे जुड़ेंगे, तब से मैं आपको सुन रही हूँ और हर बार आप में एक नया नॉलेज होता है, नया एक व्यू ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग दिशा से आप जोड़ के बताते हैं, सबका स्टडी करके बताते हैं। तो सब लोगों का इतना ही एक रिक्वेस्ट करना है कि जब हमारे पास में इतने सारे एक्सपीरियंस का नॉलेज हमें नहीं है, तो आपका बेसिक जो है, आपकी जो केस है उस केस स्टडी का प्रॉपर केस ये रखिए, तो केस रखिए कि उसके खान पान के हेतु क्या है, उसके बाकी का जो भी चीज मैं किसी को बेसिक नहीं बता रही हूँ, लेकिन इस रिपोर्ट पे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए इसकी वजह आपका ये होना चाहिए कि त्रिदोषीय संप्राप्ति है, इसमें इन्वॉल्व ये दोष है, इस तरीके से 7 धातुओं में से ये धातु इन्वॉल्व है। भले भले आपका जो भी कुछ रीडिंग है वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए आप गाइडलाइन लीजिए, लेकिन उसकी पास हिस्ट्री ये है, मुझे ऐसे लगता है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप जल्दी और प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि सर कुछ योग बता रहे हैं या सर कुछ कॉम्बिनेशन बता रहे हैं या मैं कुछ बता रही हूँ। मेरी केस में मेरा कैंसर पेशेंट जो है वो अभी व्याधि संकट लेके आया है। एक्चुअली जब विद्रोही की कंडीशन है तब ट्रीटमेंट अलग है, जब प्रमेह विद्रोही तब ट्रीटमेंट अलग है। तो ये सारी चीजें ना, जो बेसिक नॉलेज है उसका अगर आपका केस सेटिंग प्रॉपर रहेगा तो काफी टाइम अपना बच जाएगा, क्योंकि अरविंद सर के पास में पूरा नॉलेज का भंडार है। और मतलब थोड़ा बहुत हमारा जो भी एक्सपीरियंस है हम भी अपना शेयर करते ही हैं। लेकिन आज एक केस ऐसे में बच्चों से डिस्कस कर रही थी, तो मैंने उनको भी यही पूछा कि मैडम इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये पूछने की वजह आपको वो कैदी के बारे में क्या लगता है, सामने वाले व्यक्ति का जो भी है वो क्या क्या चीज पिछले 6 महीनों में जो वो अच्छा था, जो वो बीमार भी रहा, उसके पास हिस्ट्री है, वो कौन से ट्रीटमेंट ले रहा था। जैसे आप इस रिपोर्ट किया कीजिए, ताकि रिपोर्ट्स बस एक ये होते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहते हैं कि हाँ हम जो संप्राप्ति बोल रहे हैं उस इसमें अगर 80 मीटर क्षय है तो ये 80 मीटर का क्षय रिकवर करने के लिए आपको 6 महीने के बाद में स्कैन करना है, ब्लड रिपोर्ट करनी है, बायोकेमिस्ट करनी है। ये चीज आपका टाइम भी बचाएगा और तरह से बहुत अच्छा और कुछ नॉलेज अपने को मिलेगा। इतनी रिक्वेस्ट कर सकते जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग के कोई पेशेंट हैं तो बता सकते हैं।
एक मिनट रुक जाइए। चलिए अभी हम ना मनोव स्त्रोतस, जो अनुक्त स्त्रोतस है हमारे उसमें, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मनोव स्त्रोतस, अनुक्त स्त्रोतस, और उसके अंदर में भय नाम का जो व्याधि है, भय एक मानसिक भाव भी हो सकता है, लेकिन हम व्याधि के रूप में उसको हम थोड़ा समझेंगे। तो जब हम लोग सृष्टि निर्मिति के कारण द्रव्य देखते हैं, तो उसमें मन जो है उसको हम सत्व बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, मन बोलते हैं। इस सत्व, चित्त और मन, ये स्वरूप में जीवात्मा का संयोग होता है। मतलब जब भी जीवात्मा कोई भी शरीर में जाता है तो मन जरूर रहता है। और जैसे बोले अंतश्चेतन बहिश्चेतन, वनस्पतियों में अंतश्चेतन वनस्पतियों में रहता है, लेकिन मनुष्य में बहिश्चेतन रहता है, वो हम व्यक्त कर सकते हैं। तो जो संचार जब हो रहा है जीवात्मा का, तो सत्व गुण उसका रहता है, और रज और तम जो रहते हैं वो तो दोष रहते हैं मन के। और शरीर में तीनों दोष प्राकृतिक रूप से कार्य करते हैं। तो हम लोग अच्छा आहार विहार और आचार जब हम लेते हैं, तो अगर वो विकृत होने लगा, अगर प्राकृत है तो स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु प्राप्त होगा, अगर विकृत हो गया तो व्याधि उत्पन्न होता है। वैसे ही मन के भी तीन घटक द्रव्य प्राकृत अवस्था में रहे, सत्व रज तम। अब तम का भी एक रोल है कि जब इंसान थक जाता है, मन थक जाता है, तो नींद आ जाती है, कंटिन्यू वो काम नहीं कर सकता है। और जब नींद पूरी हो जाती है तो सत्व गुण का प्रादुर्भाव होता है, तो इंसान जाग जाता है। अब वो सात्विक है और तामसिक, इतना हमने समझ लिया। लेकिन जब वो कार्य करेगा, मन सोचेगा, ड्रीम्स करेगा, जैसे अनुरिता मैडम सोचती हैं कि मैं एक दिन आयुष मिनिस्टर बन जाऊं, ये ड्रीम कर रही है, उस तरह से मेहनत कर रही है, तो ये रज गुण भी जो है वह भी कार्यरत होता है। अब यही विकृत हो गया कि रज गुण बढ़ गया और दूसरों को दबाओ, दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करो, तो वहां पे रज गुण होता है कि मैं ही ग्रेट, सामने वाला बेकार। और तम में तो हिंसा करता है इंसान, या बहुत ज्यादा सोता है, या फिर विकृति आ जाती है तामसिक गुण की वजह से, तो ये दोष बन जाते हैं फिर रज और तम। तो ऐसे ही में हमें और विचार करना चाहिए कि मन में जब विकृति हो जाती है, तो मन भी जो है वो व्याधि का अधिष्ठान है। जब बोलते हैं शरीर इंद्रिय मनस तापो, शरीर इंद्रिय और मन का ताप मतलब ज्वर, ऐसे बताया जाता है। और आरोग्य जब रहता है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, तो सुख कारक संवेदना का मतलब सुख होता है। और जब दुख कारक वेदना मन में होती है, अंदर होती है, या बाह्य रूप से कुछ होता है, तो उसको हम बोलते हैं दुख। तो इसी को चरक सूत्र सन 9वां में बोला है, चौथा अध्याय चौथा श्लोक में, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में वतु। तो वैसे ही शरीर का जो दोष होता है, उसका विकृति का परिणाम जो होता है मन पे भी पड़ता है। तो शरीर में वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो गया, अगर जैसे वात बढ़ गया, कोई चिंता कर रहा है बहुत ज्यादा, काम शोक भयाद वायु, तो वायु दोष विकृत होगा, और वो उसका इफेक्ट मन पे होगा, मन का इफेक्ट फिर शरीर पे होगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। और जो हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं, टीवी में चल रहा है भारत इंडिया का, पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जीत गया, तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। या शेयर मार्केट डाउन हो गया, तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। इतना दुख जो होता है वो बर्दाश्त नहीं होता, कि हृदय का जो सत्व है वो नष्ट हो जाता है, और इतना ज्यादा क्रोध आता है या डिप्रेशन आता है कि इंसान मर जाता है। तो ये सब चीजें हैं ना, उसका इफेक्ट मन पे आता है। और मन के जो विकार हैं, उस पे सुश्रुत सूत्र पहला अध्याय में 26वां नंबर का जो श्लोक है, उसमें क्या बोला है कि तत्र मनोधिष्ठाना क्रोधादय शरीराधिकारा ज्वरादय उभयाधिष्ठाना अपस्मारादय। मतलब मन के अधिष्ठान में अगर दोष दूषित हो जाए, क्रोध आदि बढ़ जाए, तो अगर मन के विकार बढ़े तो क्रोध आदि बढ़ जाता है, शरीर के उसमें बढ़ जाए तो ज्वर आदि हो जाता है, और दोनों हो जाए तो अपस्मार हो जाता है। मतलब मानसिक दोष भी विकृत हो रहे हैं, शारीरिक दोष भी विकृत हो रहे हैं, तो अपस्मार मिर्गी का बीमारी हो जाता है। यद्यपि मानसा अपनी शरीरम पीड़यंती, मतलब यद्यपि मन भी शरीर को पीड़ा देता है। शारीरा अपनी मनसा पीड़यंती, शरीर और मन दोनों भी पीड़ा देते हैं। तथापि प्राग मानसा एवं मनः पीड़यंती यत् षडा शरीरम एवं शरीरापि इति न दोषा। मतलब उसमें पहले मन का पीड़ा होता है, बाद में शरीर की पीड़ा होती है, या शरीर की पीड़ा होती है फिर मन की पीड़ा होती है, ये ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए मानसिक दोष जो है
एलोपैथी साइंस भी ये मानता है साइकोसोमेटिक डिजीजेस होते हैं, कुछ फिजिकल डिजीज होते हैं, कोई सोमेटिक डिजीज होते हैं, मतलब मेंटल डिजीज होते हैं। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि बहुत सारे बीमारियों का कारण मानसिक दोष होते हैं, प्रज्ञापराध होता है। प्रज्ञापराध होता है ये जो बोलते हैं धी धृति स्मृति विभ्रष्ट यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम जानियत सर्वदोष प्रकोपजम। मतलब धी धृति और स्मृति को नाश करके इंसान को मालूम है कि वो चीज गलत है। अभी कोई हार्ट पेशेंट है, उसका बाईपास सर्जरी हुआ है या फिर उसका एंजियोप्लास्टी हुआ है और वो आइसक्रीम खाने लगा, बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला खाने लगा, डीप फ्राइड खाने लगा, तो उसको हार्ट में प्रॉब्लम फिर से होगी। उसको मालूम है कि नुकसान करेगा, डॉक्टर ने मना किया है, तब भी वो खाता है, तो इसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। और जो इंद्रियों का अति योग, हीन योग और मिथ्या योग जो होता है वो भी मन के वजह से होता है, कि इंसान बहुत ज्यादा अति योग में कुछ खा रहा है, इंद्रियों का विषयों के साथ जो मिथ्या हो रहा है या अति हो रहा है या हीन हो रहा है, ये भी मानसिक कारण के वजह से शारीरिक व्याधियां होती है। और ऐसा बोला है कि द्विविधम चेषाम अधिष्ठानम मन शरीर विशेषात। मतलब मन और शरीर दोनों जो है वो अधिष्ठान है व्याधि के। बहुत सारे लोग रहते हैं कि उनका हमें पता ही नहीं चलता है कि कैंसर क्यों हो गया, लेकिन बाद में हमें डायग्नोज करके बहुत अच्छे से डीप में पता चलता है कि उनका कुछ ना कुछ मानसिक कोई बीमारी था, डिप्रेशन में थे बहुत साल से, और वो कैंसर में हो गया, लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या फिर यूटेराइन कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया। मन बहुत दिनों से दुखी था और शरीर में इतने ज्यादा विषारी तत्व निर्माण हुए कि कैंसर में वो परिवर्तित हो गया। और ऐसे दिखने में तो खान पान सब अच्छा है, एक्सरसाइज कर रहे कुछ कर रहे, लेकिन मन कितना ज्यादा रोल करता है कि अरिष्ट सूचक तक, असाध्य व्याधि तक लेके जाता है। तो मन दोष न होने देना ये चिकित्सा है। और इसीलिए हमारे आयुर्वेद में आचार रसायन बताया है, स्वस्थ वृत्त बताया है, और दिनचर्या बताइए कि हमें सुबह उठना चाहिए। और आचार रसायन में सत्य बोलो, झूठा मत बोलो, किसी को हिंसा मत करो, मानसिक वाचिक कायिक, किसी को गलत नहीं सोचना है, मन से सोच रहे हैं गलत, ईर्ष्या कर रहे हैं वो भी एक हमको ही तकलीफ दे रहा है, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर सोच रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर को ही पड़ता है। इसी तरह से किसी किसी को फोबिया हो जाता है कोई कोई चीज से, कि लाइट से फोबिया, किसी इंसान से फोबिया होता है कि वो हमारे सामने नहीं आए। फोबिया मतलब उससे द्वेष पैदा हो जाता है, हेट्रेड पैदा हो जाता है। जैसे आजकल अभी टीवी में आ रहा है कि मुसलमानों से हेट्रेड हो रहा है, फोबिया हो रहा है, मुसलमानों को वो जो कांवड़ यात्रा करे उनसे फोबिया हो रहा है। फिर वो रोड पर से भी हटा रहे हैं, दुकान वालों को हटा रहे हैं कि मुस्लिम लोगों का दुकान भी नहीं होना चाहिए, वो अशुद्ध नहीं करना है। मतलब ये सब क्या है, ये सब मानसिक विकृति है। कोई इंसान बुरा नहीं होता है, उसकी सोच विकृत होती है। और ऐसा नहीं है कि हिंदू खराब है मुसलमान अच्छे हैं, या मुसलमान अच्छे हैं हिंदू खराब है, ऐसा नहीं होता है। सोच जो होती है वो खराब होती है। तो ये सब मानसिक व्याधियां होती हैं और इसी से विकृति तैयार होती है। हम एक डॉक्टर के रूप में अगर हम देखें तो हमारे लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा नहीं होता है, हमारे लिए पेशेंट मतलब पेशेंट। तो मानसिक व्याधियां जो होती हैं वह काम से उत्पन्न होती हैं, क्रोध से उत्पन्न होती है, लोभ से होती है, मोह से होती है, मद से होती है, ईर्ष्या से होती है, मान, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है तो इंसान सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता है। जैसे राजेश खन्ना बॉलीवुड एक्टर जो थे, वो नंबर 1 थे एक जमाने में, बाद में अमिताभ बच्चन आ गए, तो उनको इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे अमिताभ बच्चन को, तो वो डिप्रेशन में गए, उनको काम मिलना बंद हो गया, उनके काम खराब हो गए। और बड़े बड़े सिंगर भी जो थे, सोनू मलिक वगैरह, तो ये लोग क्या, एक समय सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, और फिर उसके बाद में वो एकदम डाउनफॉल हो गया, फिर वो अभी दिखते भी नहीं है ये सब। तो ये सब मान जो होता है ना, ये भी मानसिक कारण होता है। मद, फिर शोक, चिंता, उद्वेग, भय, हर्ष। तो इसके वजह से क्या होता है, असूया, चुगली करता है इंसान, एक दूसरे का गॉसिप करता है, ये भी एक मानसिक विकृति है। अरति मतलब मानसिक एक तरह से इरिटेशन, इरिटेटेड लोग, इरिटेटेड माइंड। फिर इच्छा ज्यादा होना, द्वेष करना, मत्सर करना, अभिनिवेश, विषाद, ये सब का समावेश होने लगता है। तो ये सब अनुक्त व्याधि है। पहले तो ये इमोशंस रहते हैं, लेकिन यही ज्यादा होते रहे, ज्यादा बढ़ते रहे। आयुर्वेद में बोला है कि धारणीय वेग, मानसिक ये सारी चीजें होती है, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये धारण करना चाहिए, रोकना चाहिए। अगर नहीं धारण करें और इसी के आवेश में बह गए तो फिर क्या होता है कि मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। तो उसी में एक आता है भय, डर। तो कभी कभी किसी को फोटोफोबिया होता है, फिर किसी को
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कुछ ट्रॉमा हुआ है लाइफ में और उसके वजह से स्ट्रेस होता है और डिसऑर्डर होता है। किसी को पैनिक डिसऑर्डर होता है, किसी को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डिसऑर्डर होता है। तो ये सब भय है एक तरह से। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया गाड़ी चलाने से, तो वो फिर वो गाड़ी नहीं चलाएगा। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका डिवोर्स हो गया है, तो उनको लड़कियों से इतना द्वेष होता है कि लड़कियों से बात ही नहीं करना, कि शादी खराब हुआ है तो फिर ऐसे। ये जो फोबिया होता है ना, ये सब भय होता है। असली में वो चीजें नहीं होती है, लेकिन मन में वो चीजें आघात करती है। और मानस कर्म का मिथ्या योग से भय उत्पन्न हो जाता है। और भय जो रहता है, इसका हेतु अगर हम देखें तो दो तरह का हेतु होता है। एक तो आयुर्वेद में चक्रपाणि दत्त ने बोला है कि कारणम च व्याधिनाम सन्निकृष्टम वातादि विप्रकृष्टम चार्था नामा अयोगादि। मतलब अधर्म जो है वो भय व्याधि का एक विप्रकृष्ट कारण बताया है। अधर्म, गलत कार्य करना। और भय जो होता है वह सन्निकृष्ट कारण तो रज और तम होता है। मतलब तुरंत अभी रज और तम में कुछ, किसी ने कुछ गलत किया, जैसे किसी को गाली दिया, मारपीट किया किसी को, तो उससे मन को जो आघात होता है, मतलब सामने वाले को, वो सन्निकृष्ट कारण हो गया। और अधर्म बहुत दिनों तक अगर किया तो वो विप्रकृष्ट, बहुत दिन वाला जो होता है वो विप्रकृष्ट कारण होता है। तो चक्रपाणि दत्त ऐसा बोलते हैं कि अगर मन बहुत ज्यादा तमयुक्त हो जाता है तो भय व्याधि उत्पन्न हो जाता है। और तम दोष जो है वो रज के सिवाय नहीं रह सकता है। तम दोष को भी रज की जरूरत होती है। पेशेंट जो भय में रह रहा है उसको कभी क्रोध आएगा, मतलब पित्त का प्रकोप होगा और रज गुण में जाएगा, रज और वायु, इसके लिए वजह से क्रोध आएगा। और भय में जाएगा तो कफ दोष और तम दोष, मानसिक वो तम दोष वो बढ़ जाएगा। तो पेशेंट रज और तम में कंफ्यूज रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करता है, तो उसको भय लगता है कोई भी चीज में। तो रज युक्त तम की अति वृद्धि हो जाती है, तब भय उत्पन्न हो जाता है। तो इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। भय का कारण कि एक ही बात को अति चिंतन करना, कल क्या होगा उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करना, ये एक कारण हो सकता है। और खुद ही खुद से डर लगता है, ये भी कारण हो सकता है। कोई चीज इंसिडेंट होने का डर, ये भी हो सकता है। किसी को मतलब कोई हमें सप्रेस कर रहा है, कोई हमें डरा रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, ये भी। अभी आप लोग, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। ऐसा बोला जाता है ना कि भारत में बहुत सालों तक जो उच्च जाति के लोग जो थे, उन्होंने मतलब जो नीच जाति के लोग थे, पहले जाति व्यवस्था थी, तो उनपे अत्याचार किया। तो वो जो लोग थे ना, जो दबे कुचले लोग थे, वो लोग को रोज थोड़ा ना टॉर्चर किया जाता था, लेकिन उनको एक भय का संस्कार दिया गया कि वो ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा। भय का पूरा संस्कार माइंड पे हुआ। ये एक तरह से विकृति है। जिन्होंने दबाया उनकी भी विकृति है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और जो लोग दब रहे थे उनकी भी विकृति है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कि अगर वो लोग चल रहे हैं, एक बार तो महाराष्ट्र में ऐसे मार्शल लॉ लगा दिया था कि अगर वो दलित लोग चलेंगे तो पीछे झाड़ू बांध के चलेंगे, और गले में वो कुछ ऐसे बांध के रहेंगे कि थूकना है तो उसी में थूको, छाया भी नहीं लगना चाहिए। मतलब इतना, अगर वो वेद के मंत्र सुन लेते थे तो जो कांच है उसको पिघला के कान में डाल देते थे। किसी ने मंत्र बोल दिया तो जीभ काट देते थे। तो करते एक के साथ थे, लेकिन भय का निर्माण पूरे समाज पे होता था। ये भी एक विकृति था पूरा उस समय में। इसी तरह से कोई इंसिडेंस हुआ, धक्कादायक बात हुआ, डरावनी बात हुई, किसी का मृत्यु का बात सुना, और या फिर किसी का मतलब बहुत ज्यादा ऐसा खून खराबा का बात सुना, इस और ये कंटिन्यू इंसान दिमाग में इमेजिन कर रहा है, यह भी एक भय निर्माण करता है। या फिर कैंसर व्याधि है, HIV एड्स है, फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो उसमें जो इंसान तड़प तड़प के मर रहा है, उस तरह का मृत्यु अगर कोई देख लेता है तो फिर वो दिमाग में चढ़ जाता है कि इस तरह से मृत्यु होती है। इसी तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, इलनेस का एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, सोमैटिक, फिर वो शरीर पे पड़ता है। और दूसरा क्या है कि समाज में भी भय रहता है कि इस व्यक्ति से अपमान होगा। जो गुंडे लोग जो अपमानित करते हैं किसी भी रूप में, तो उनकी दादागिरी चलती है, हफ्ता वसूल करना, ये सब करना, ये भी समाज में जो उत्पन्न भय है वो भी बहुत डेंजरस होता है। और समाज भी जो है वो अयोग्य और अयोग्य का न्याय करने लगता है। खुद ही जैसे आप फेसबुक पे देखेंगे कि लोग खुद ही कमेंट करने लगते हैं, न्यायालय बन जाते हैं। तो जो जज करते हैं दूसरों को, उसको परिस्थिति नहीं पता है कि वो किसने क्या किया। ये भी समाज की वजह से जो डर होता है,
वो भी एक डर होता है, वो भी एक बीमारी होता है। या हमेशा बीमार रहना, हमेशा आत्मविश्वास की कमी रहना, किसी ने कुछ बोल दिया कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो इंसान वैसे ही सोचता है। अभी जैसे मेरे पास एक कपल है, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे थे हस्बैंड वाइफ, तो उनकी वाइफ को किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया कि आपका हस्बैंड 5 मिनट में ही वो इजैकुलेट कर देता है, तो मतलब आपका पति को तो नपुंसकता है, क्लिबता है। तो उसने अपने हस्बैंड को टॉर्चर करना शुरू किया कि तुम्हारा इतना जल्दी क्यों हो जाता है, तुम्हारा तो शुक्राणु एकदम वाइट भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। तो वो आदमी को अपनी वाइफ से इतना डर होने लगा कि मुझे नपुंसक बोल रही है। ये जो फोबिया होता है ना, डर डर, ये एक व्याधि होता है। तो सामने वाले ने क्या किया, और जबकि वो इंसान नॉर्मल है, लेकिन एक डर पैदा हो गया। इसी तरह से आत्मविश्वास कम रहना, आत्मविश्वास खुद, मतलब खुद पे भी होता है और सामने वाला भी आत्मविश्वास को डिमोरलाइज कर देता है। ये भी एक व्याधि का स्वरूप है। ऐसे हम देखें तो बहुत सारा चीजें होता है कि जो डर हो जाता है, एक व्याधि का स्वरूप लेता है। पहले तो इमोशन रहता है, बाद में वो व्याधि हो जाता है। प्रज्ञापराध भी कारण होता है कि किसी को पता है कि वो चीजें नहीं करनी है, सांप को नहीं पकड़ना है, लेकिन वो सांप को पकड़ेगा और सांप फिर काट देगा, फिर इंसान बच जाए तो सांप से डर लगने लगता है। ऐसे बहुत सारे, किला में नहीं जाना है, शमशान में यूरिनेट नहीं करना है, लेकिन उसने कुछ किया और कुछ दिख गया उसको, तो वो वहां से डर जाएगा, क्या वो चीजें कभी नहीं करना है। ये एक मन में व्याधि स्वरूप कर लेती है। दूसरा क्या है कि रूप तो अलग अलग हो सकते हैं डर के, और उसके बाद में हेतु भी अलग अलग हो सकते हैं। और पूर्व रूप तो थोड़ा सा दोष दूसरे समूर्छना रहती है, शरीर का और मन का भाव का वो रहता है। तो अभी भय जब उत्पन्न होता है तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो रोगी बताता है। सिम्टम्स कि रोगी बताता है कि स्वेदा दिख गया, बहुत पसीना आ रहा है डर के मारे, हार्ट बीट्स बढ़ जा रहा है, उरु स्तंभ हो रहा है, श्वास कृच्छता हो रही है, ब्रीदिंग में भ्रम हो रहा है, ग्लानी हो रहा है, और माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा, और शक्तिपात हो रहा है, मतलब पूरा एनर्जी लॉस हो रहा है। कुछ डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि बहुत पसीना आ रहा है, हाई बीपी हो रहा है, उत्साह का नाश हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डर के मारे ये चीजें हो रहती है। फिर हम इसको और देखेंगे तो ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, द्वेष, ये सब मनोविकार है और सभी प्रज्ञापराध जन्य होते हैं। तो ये भय जो है ये व्याधि का लक्षण भी हो सकता है, खुद व्याधि भी हो सकता है। इसको हमें देखना चाहिए। तो हम जब चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा में चरक संहिता में क्या बोला है कि कामात क्रोध जोरो नाशम क्रोधात काम समुद्भव याति ताभ्याम उभाभ्याभ्याम च भय शोक समुत्थितः। मतलब जो कामज ज्वर है उसको क्रोध से हम नष्ट करें, मतलब जो सेक्सुअली बहुत ज्यादा इंडल्ज है उसको क्रोध दिला दें तो वो नष्ट हो जाएगा। क्रोध वाला है उसको काम से करें। भय जो है, भय और शोक से जो है उसको काम और क्रोध दिला दें तो भय दूर हो जाएगा। ऐसा इन्होंने, मतलब कांटे से कांटा निकालना, मानसिक जो व्याधि है उसको दूसरे तरह से डायरेक्शन चेंज करके और व्याधि को ठीक करना, ऐसे बताते हैं। और आयुर्वेद में तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो भय को दूर करती हैं। स्वर्ण कल्प जितने भी रहते हैं, मानस मित्र गुटिका, स्वर्ण भस्म, बच्चा, ब्राह्मी, जटामांसी, हरितकी, पारसिक यवानी, फिर शतावरी, शिरोधारा, सत्वावजय चिकित्सा, देव व्यापाश्रय चिकित्सा, व्रत पूजा, मणि धारण करना और काउंसलिंग करना, ये सब जो है ये सारे भय व्याधि को ठीक करने की चिकित्सा है। अब इस पर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर अनुरिता मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे, भय पे कुछ बोलना चाहेंगे? अरविंद सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? डॉक्टर दिनेश सर कुछ बोलना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? शशि मैडम कुछ बोलना चाहेंगी आप? आवाज आ रही है आपको? सर ये बहुत बढ़िया टॉपिक आपने निकाला, हाँ। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी भाषा में, बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में स्ट्रेस इंड्यूस ये, स्ट्रेस इंड्यूस वो, ये सब कुछ जो बोला जाता है वो वे ना किसी पैरामीटर में होता है, ना उसकी कोई ट्रीटमेंट या उसका कोई वैल्यूएशन इन मॉडर्न लैंग्वेज है। लेकिन आपने जैसे बताया, तो हमारे गर्भ की आप जब संरचना देखते, गर्भ शारीर जब हम पढ़ते, तब वहां पे मन की जो भी व्यक्ति है, अभिव्यक्ति कब है, बुद्धि की अभिव्यक्ति कब है, बुद्धि के साथ में इंद्रियों की अभिव्यक्ति कब है, और ये
सारी चीजों से जब पित्त के आप गुण पढ़ते तो उस इसमें आपकी सारी जो भी छटाएं हैं आपने जो भी बताया वो सारे मन के भाव, उसके बाद में उसका स्किलफुल होना, उसका प्रेम में परिपूर्ण होना, उसकी आसक्ति, ये सारी चीजों के भाव हर एक जो मानसिक हमारी ये है उसमें इतनी ब्यूटीफुली लिखी और आपने बहुत क्लियर किया है। कैंसर पे मैं बात करती थी कि लास्ट 15 वर्किंग ऑन कैंसर, तो मैंने दो डायरेक्ट कोरिलेशन ऑफ कैंसर इज नॉट फाउंड, लेकिन जब भी मैं हिस्ट्री, जब से मुझे पता चला है या मैं इस चीज का जब अभी बहुत जल्दी मेरा मैं पीपल ग्रुप स्टडी भी करने वाली हूँ, तो उस इसमें याद करते हैं और मानते भी है कि हम सब में कार्सिनोजेंस है। अगर हमारे जो भी ब्लड को चेक किया जाए तो कैंसर के सेल्स उसमें भी फाइंड आउट होते हैं, जैसे लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन आर देयर इनटू आवर बॉडी, जैसे इम्यूनिटी है, जैसे बाकी का चीज है, जैसे इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ है, उसी के साथ में ये हमेशा जब लास्ट 10 ईयर से तो मेरे पास में डाटा ही है, 15 ईयर से मैं कैंसर के ऊपर का जो मेरा रिसर्च है उस इसके बारे में मैक्सिमम 98.9% यू विल सी दैट कि मिनिमम 60 डेज वो कैंसर डिटेक्ट होने से पहले पर्सनल व्यक्ति या तो मेंटल डिप्रेशन या तो किसी अपने करीबी को खोया हुआ होता है उसने, या फिर वो इमोशनल डिप्रेशन या इमोशनल डिस्ट्रेस या एग्नी या गिल्ट, मतलब ये सारे भावों से उसका मन म्लान होता है। उसकी हृदय के जगह पे जो भी ये सारी भावनाएं हैं, ये उसका भय और साहस सबसे बड़ा कार्य बताया गया है उसका, तो वो वहां पे साहस करना बंद कर देता है, भय उसको ग्रस्त करता है, और अनिश्चित भय की अभिव्यक्ति न करना और उस भय में विलीन रहना, ये सारी चीजें मिनिमम 50 to 60 डेज जब किसी में पाई जाती है तो उस वक्त में पता चलता है कि उसका कैंसर का सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज पता चलता है। फर्स्ट स्टेज पे कैंसर कभी भी डिटेक्ट नहीं हुआ है, हार्डली 1 to 2% प्री स्क्रीनिंग में आजकल वो भी अवेयरनेस बढ़ गया है इसलिए डिटेक्ट होता है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज बियॉन्ड द स्टेज हैज बीन गिवन, उसके बाद में ही पता चलता है। तो सर आपने बहुत अच्छी बात ये की, और इसी वजह से मैंने अभी जो नस से इसके पहले कुछ इंडिकेशन पे मैं ट्रीटमेंट देती थी वो मैंने ब्लेंड किया है हमारे नस्य को और माइंड हीलिंग को, क्योंकि सब लोग शिरोधारा के लिए तैयार नहीं होते, कुछ लोग इंसोम्निया की ट्रीटमेंट के लिए शिरोधारा नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं मनोह पे बहुत इम्पोर्टेंटली बाय द वे ऑफ निर्विचारता, मेडिटेशन, योगा एंड साधना एंड उसके साथ में हमारी जो भी हॉबीज है उन हॉबीज को मिनिमम 40 मिनट्स देना, इसके साथ में नस्य और माइंड हीलिंग करती हूँ सर। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे, मतलब आपको मैं अगर कोई केस होगा तो वो डिस्कस करने के बाद में मैं अभी फिलहाल की एक केस का कंडीशन बताती हूँ जिस वक्त में आपका मन का दिन था या दुर्बल था ये कम हो जाके उसका सब उसके ऊपर हावी होता डॉक्टर है, अनुरिता जी, तो आवाज मैं ही सर नहीं के आ इलाज रहा के लिए थी। भी डरता नहीं हूँ। बहुत ये अच्छा केस मेरे बता पास रही में हो। अभी मुंबई में हेलो मौजूद है, हेलो तो थैंक यू वेरी मच सर। इन्हीं लाइफस्टाइल डिसीजेस है उसमें स्ट्रेस ये फैक्टर से डॉक्टर अनुरिता जी, अनुरिता मैडम आपका आवाज कट रहा है। अनुरिता मैडम अगर सुन पा रही हैं, आपका आवाज कट रहा है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए प्लीज। हेलो, यस, आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है। मैडम बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, इसी में बात। हाँ जी, हाँ बोलिए आ बोलिए। रही है मेरी आवाज? आ रही है बोलिए। सब हाँ सबको सुनना है आपकी सर, बात, इसीलिए वीना मैडम। सर नेटवर्क नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस बारिश है बॉम्बे में। आ रही है आवाज? आ रही है बोलिए या बोलिए। नहीं सर, मनोबल, अच्छा सॉरी, एक टॉपिक बहुत बहुत फेवरेट टॉपिक है, ये सारी चीजों को किया है, लेकिन आप जब भी कुछ भी प्रधान काम
जब भी पित्त के उष्ण तीक्ष्ण या एक गुण से कोई भी संप्राप्ति में पित्त अधिकता देखते हैं, वहां पे आपको मन की दुर्बलता, दीनता या फिर भय, ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली मिलती है। कोई भी व्याधि हो, वहां पे जब भी कोई पेशेंट का मनोबल दुर्बल होता है, तो आप जब देखेंगे तो उसकी संप्राप्ति या तो पित्त ग्रहणी या फिर पित्ताधिक्य के जो दोष है, उसके सारे दूषिजन्य जो भी हेतु है, उन सब सारी चीजों में दिखते हैं। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट में दुर्लक्षित किया जाता है। हम भौतिक चिकित्सा देते हैं, पंचकर्म देते हैं, लेकिन सिंस लास्ट 3 इयर्स कैंसर के एक अच्छे जो भी मेरे फाइंडिंग्स है 15 इयर्स के रिसर्च में, उसमें मनोहुआ पे मैं बहुत जिसे बोलते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं माइंड हीलिंग देती हूँ, नस से देती हूँ। उसके साथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट को किस तरीके से निकालना दे रहा है, सब माइंड हीलिंग टेक्निक, सबकॉन्शियस माइंड लेवल की टेक्निक्स है। और ये सारी चीजों को एक जब 10 साल पहले मैंने शुरुआत की, तो उस वक्त में बहुत लाइटली लिया जाता है। इवन मेरी फीस भी कुछ 400-500 थी। आज वही ट्रीटमेंट मेरा 2000 का हुआ है, लेकिन वहां पे मैं बिना द्रव्य दिए ये माइंड हीलिंग नस से और जो साइको हिप्नोसिस एंड सेल्फ हिप्नोसिस ट्रीटमेंट है, उस इसमें उसके मन का सत्व बढ़ा के, उसके ओज का जो भी कंडीशन है, उसको द्रव्य चिकित्सा देके या फिर आश्वासन चिकित्सा देके उसका मनोबल बढ़ाना, और उसके बाद में उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, उसकी कैंसर की स्टेजेस रिवर्सल होती है। मैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी लाइव केस विदाउट केमो, विदाउट रेडियम, विदाउट सर्जरी, कैंसर स्टेज 3 विद मेटास्टेसिस, रिवर्सल एंड यंगस्टर एट द एज ऑफ 32 इज डूइंग वेरी गुड नाउ विद ट्रीटमेंट। तो वो केस भी मैं जल्दी लाने वाली हूँ, लेकिन लोग डरते हैं, फैमिली में बताया नहीं होता है, इसलिए उनमें वो थोड़ा सा डर रहता है। जिस वक्त में वो अलाउ करेंगी तो वो केस मैं ऑन पेपर भी दिखा दूंगी, लेकिन पर्सनली लाना चाहती हूँ। सर, ये टॉपिक निकालने के लिए और ये टॉपिक लेने के लिए बहुत थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे ये हेतु मन की दीनता या मन के ठिकान, मन की जगह के ऊपर का जो भी दौर्बल्य या दैन्य या विभेति, ये लक्षण, ये व्याधि के स्वरूप में बदलने वाली प्रक्रिया में मैं इनफर्टिलिटी में भी दिखता है, पीसीओडी में भी दिखता है, फिर कैंसर, डायबिटीज और ये सारी चीजें। लेकिन हार्ट डिसीजेस जिनका जीवन के ऊपर बहुत जल्दी जिनका अटैक होता है, मतलब एक अटैक में जो चले जाते हैं, उनका भी आप स्टडी करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि लास्ट 60 डेज टू 90 डेज वहां पे उनका मन की दीनता या फिर ग्रीफ या सौरो, ये सारी चीजों में वो इन्वॉल्व थे। और कैंसर में तो मुझे मिलता ही है, मैंने वो रूटीन ही बना लिया कि उनकी मनोवह की जो हिस्ट्री है वो लेना। तो आप भी इसी तरीके से ये करिए, जब भी आपको किसी को भले आप कैंसर ट्रीट नहीं करें, लेकिन उसको ये हेतु जरूर पूछिएगा कि आपको कैंसर कब पता चला, और कैंसर पता लगने से पहले आपका कोई करीबी आपको छोड़ के गया है या गुजर गया है, या आप बहुत रोए हैं, या फिर आप किसी के दुख में और किसी से बात नहीं कर पाए, तो ये आपको जरूर मिलता है ये हेतु। थैंक यू वेरी मच। चलिए इस टॉपिक पे हाँ शशि बीना मैडम हाँ बोलिए। सर, मैं आप पूछ सकती हूँ हाँ, क्या आपको कि प्लीज। मनोवह स्रोतस का और चंद्रमा का हम बहुत नजदीक का संबंध, तो ट्रीटमेंट में ये हम कैसे यूज कर सकते हैं चंद्रमा का? अभी देखिए मेरे पास ऐसे पेशेंट आए थे जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, मैं पहले लक्षण बताता हूँ फिर ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए, जैसे एक बूढ़ी माता आती थी, तो उनकी बेटी, वो लोग मराठा थे, और उनकी बेटी जो थी ना वो जॉब करती थी, देखने में बहुत सुंदर थी। तो वो भाग गई और एक नावी जात के लड़का अच्छा था, लेकिन वो भाग के शादी कर लिया। तो ये, और एक ही बेटी और दुलारी बेटी, तो ये बात उनकी माता पे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। और उनको क्या होता था कि हर पूर्णिमा को और चतुर्थी को, अष्टमी को, अलग अलग दिनों में अलग अलग निशान आते थे उनके शरीर में। और ये मैंने खुद देखा है, जैसे कभी कमल का फूल बन जाएगा, कभी कुछ और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, तो उनका वो निशान भी बढ़ जाता था। जैसे टैटू बनाया ना, वैसे टैटू टाइप दिखता था, और दूसरे दिन गायब हो जाता था। तो ये चीज पे नहीं, लेकिन पूर्णिमा के दिन तो बहुत बड़ा ऐसे निशान बनता था, ये मैंने खुद देखा है। और वो एकदम सिजोफ्रेनिया में चल गई थी। तो जैसे, और फिर अमावस्या को वो एकदम नॉर्मल रहती थी। तो माइंड और उसका तो इफेक्ट होता ही है। और बाकी शशि मैडम बताएंगी ज्योतिष का, ज्योतिष के हिसाब से। और हम चंद्रमा की पूजा कराते हैं,
चांदी का और मोती का हम लोग अंगूठी पहनाते हैं। तो अगर जो क्रोधी है, मन में है क्रोध, वो उनका माइंड शांत रहता है। शशि मैडम, आप थोड़ा बोलेंगे ज्योतिष के हिसाब से? हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। चंद्रमा मनसो जाता बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, मतलब चंद्रमा मन का कारक होता है। तो जितना भी मन के चाहे जो विकार हो, चाहे वात से रिलेटेड विकार हो, चाहे पित्त से रिलेटेड विकार हो, चाहे कफ से रिलेटेड मन के जो विकार हैं, वो सारे चंद्रमा के कार्य क्षेत्र में आते हैं। आपने कहा कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊं कि मून जो है एक तो मदर का भी कारक होता है, मन का भी कारक होता है। तो मदर एंड मदरली फिगर दोनों का रिस्पेक्ट करना होता है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ और मैंने लोगों को देखा, ऐसा नहीं मैं ऐसे बोलती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मदर का तो सम्मान करते हैं, बस दूसरी जो माएँ होती, चाची ताई जितनी लगेंगी, या दूसरे के बच्चों की जो माँ होती है उनकी वो इज्जत नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी मदर का ही नहीं, दूसरों की माँ का भी सम्मान करना होता है उतना ही। तो एक तो मदर एंड मदरली फिगर का रिस्पेक्ट करना होता है। दूसरी एक बहुत बड़ी सी चीज होती है, चंद्रमा से रिलेट होता है पानी। तो मेजोरिटी जिन लोग का चंद्रमा खराब होता है, या जो आप देखो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बार बार जिनको हाथ धोने की आदत होती है, हर चीज को बार बार वॉश करने की आदत होती है, तो वो भी मून का ही आता है। तो मेजॉरिटी लोगों को ये बताना होता है कि पानी को गंदा नहीं करना है, मतलब वाटर को बहुत मीनिंगफुली यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। पता चला ब्रश कर रहे हैं और टैप खोल दिया, अगर 10 मिनट ब्रश करने में उनको लगा तो 10 मिनट तक लगातार नल चल रहा है, जबकि ब्रश करने में हार्डली 2 या 3 मग्गे में पानी में काम चल सकता है। ऐसे नहाना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग पहले जब शावर लगे होते थे, या गवर्नमेंट ने बाथ टब वाला सिस्टम तो बंद करा दिया, जैसे 5 स्टार होटल वगैरह से भी, कि पानी का सही यूज करिए। तो बाथ मतलब शावर चल रहा है, वो नहा रहे नहीं नहा रहे कोई मतलब नहीं, तो मतलब टब में पानी लेकर के नहाना है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है, जैसे पुराने जमाने में आप देखो कि पूरी बाल्टी जो भरी होती थी तो उसमें हाथ नहीं डालना होता था, होता था कि लोटा वगैरह लेकर उससे पानी धोना है। मैं आपको 50 साल पहले की बात बता रही हूँ। आज भी ये होता है कि हाँ आप थोड़ा सा खोलिए, बहुत ज्यादा नहीं, नल खोल करके लगातार पानी कराइए। तो कहते हैं वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्सेज को गंदा ना करना। जैसे आप नदी में नहाने जाते हो या मान लो गंगा जी में नहाने गए, तो नेचुरली क्या होता है कि जब आप नहाने जाते हो तो आपके अंदर यूरिन का प्रेशर आ जाता है। तो कई बार लोग म्यूटिलेशन कर देते हैं, तो वहां पर ये बताना होता है कि जिन लोग के साथ भी यूरिन का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, चाहे इनकॉन्टिनेंस को या फ्रिक्वेंट यूरिन, तो उनको बोलना होता है कि जब आप नहाने जा रहे हो किसी भी नदी में, तालाब में, कहीं पर भी, तो उससे पहले आप बाहर तो मतलब यूरिन करके आइए, फिर उसके बाद जाइए। तो कभी भी नहीं करना। कुछ लोग की आदत होती है गंगा जी में खास करके जाकर के पैर धोकर चले जाते हैं। कभी भी गंगा जी में पैर नहीं धोना होता है, कभी भी गंगा जी या कोई भी नदी जो होती है, क्योंकि सारे वाटर के रिसोर्सेज आपके रिप्रेजेंट होते हैं, तो उसमें कपड़े नहीं धोना होता है। लोग क्या करते हैं, दबा करके मतलब सर्फ लगाकर वहां कपड़े धोए, नहाए, जो भी ये जिस तरीके से किए, तो वो जो वाटर रिसोर्सेज को आप गंदा कर रहे हो। या हमारा जो नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो जाकर के चाहे गंगा जी में, चाहे जहाँ की जो नदियां होती हैं उनको गंदा करते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज को कंजर्वेशन भी करना होता है, मीनिंगफुली यूज भी करना होता है, उनको कहीं से भी गंदा नहीं करना, सिंपल सा लैंग्वेज होता है। तो एक तो ये काम करना है। दूसरी बात होता है दूध के साथ में होता है, आपको अपने घर में दूध का अमाउंट ज्यादा आना चाहिए। जैसे आजकल कल्चर बढ़ी तो लोगों ने दूध पीना छोड़ करके दुनिया भर के नशेड़ी वाली चीजें खाना पीना शुरू किया। कभी भी घर में दूध का अमाउंट कम नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी और चीज की स्कैर्सिटी होगी या फाइनेंशियली हो रहा है तो सबसे पहले दूध को करेंगे, तो दूध को नहीं करना होता है। दूध को सही तरीके से अमाउंट में आए। तो वैसे भी दूध अगर सही तरीके से नहीं सर्कुलेट होगा तो परिवार के लोगों में एक वैमनस्यता फैलेगी अंदर ही अंदर। तो दूध दही ही अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, जो पुराने जमाने का सिस्टम था। तो मदर एंड मदरली फिगर का रिस्पेक्ट किया आपने, वाटर को मीनिंगफुली यूज किया, मिल्क का मीनिंगफुली यूज किया, साथ में आपने जितने भी रिसोर्सेज थे वाटर रिजर्वायर उनको मीनिंगफुली यूज किया। और मून को ठीक रखने के लिए एक हम लोग ये रिलेट करते हैं कि मतलब जिस भी हाउस से रिलेटेड उस बंदे को परेशानी आ रही होती है, तो नॉर्मली क्या बोलते हैं, मून का मतलब ट्रेवलिंग भी होता है, तो नॉर्मली ट्रेवलिंग करने के लिए बोलते हैं। इसी तरीके से साढ़े साथी में भी यही होता है, क्योंकि सैटर्न जो है, शनि जो है, मून से ट्रेवल करते हैं, मून के ऊपर से जाते हैं मेरा। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर भी हम सामने वाले को बोलते हैं ट्रेवलिंग। और ये जो ट्रेवलिंग होती है कम से कम मिनिमम 200 किलोमीटर की ट्रेवलिंग होती है। तो आप कई बार देखोगे कि ट्रेवलिंग से करने से आपका मन बहुत अच्छा होता है। या राहुल सातप्रियान जी ने लिखा था ना, था तो घुमक्कड़ी जिज्ञासा, कि आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप ट्रेवलिंग करिए, क्योंकि ट्रेवलिंग से भी बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और मून को ठीक रखने के लिए कई सारे लोग को
होता है कि हम कहते हैं पूर्णिमा का व्रत रहिए या सोमवार का व्रत रहिए, शिव जी की आराधना करिए, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर वहीं पर 6-8-12 का लॉर्ड हो जाता है चंद्रमा, तो उस केस में मंडे का फास्ट नहीं रखते हैं। तो बेस्ट तरीका है ये सारी चीजें। एक और चीज है कि आप कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता हैं वो कृष्ण भगवान है, और राधा नाम का जाप कर सकते हैं। खास करके डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए राधा नाम का जाप अगर 5 मिनट भी करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मेन तरीका वही है, अपनी दिनचर्या वगैरह सब चीजें सही रही है। और होता है कि जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है उन लोग को क्या करना होता है कि रात के वक्त में कोई भी ठंडी चीजें नहीं खानी होती, फ्रिज से निकाल कर फल नहीं खाना होते। और ये सब सारी चीजें देखोगे तो सब आयुर्वेद के हिसाब से है कि भाई हमें इस तरह की चीजें नहीं खाने पीने। तो जो एकदम सही दिनचर्या को फॉलो करेगा उसका सिस्टम ठीक रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई पेशेंट है मुनमुन जी आपके? जी सर, प्रणाम सर। एक पेशेंट है सर, उनका फॉलोअप के लिए आए हैं वो। कृष्णा जी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, शशि मैडम आप थोड़ा इनसे बात करिए। जी सर, जी सर। हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम ये आए थे 15 दिन पहले। मॉर्निंग स्टिफनेस हम्म वगैरह था, बात व्याधि का कुछ लक्षण था मैम, संधिगत बात वगैरह का। जी। अभी कैसा आराम है? हमको अभी जो है दवा जो स्टार्ट किए हैं, तो अभी उस, आपको आराम कितना है? उसमें जो है हमको जो है सो आराम 10% बुझा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक बात बताइए, 10% आराम बुझा रहा है, तभी तो बरसात का मौसम है ना। जी। हाँ, तो बरसात के मौसम में तो वैसे ही दर्दें बढ़ जाती हैं। ओ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये मुझे बताइए कि हाँ, आपके यहाँ बारिश वारिश कैसी हो रही है? बारिश तो अभी बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, खेत में काम कर रहे हैं? थोड़ा बहुत हल्का फल्का। मौसम थोड़ा ठंडा है? नहीं, बहुत गर्मी है। अच्छा, बहुत गर्मी है। तो खाने पीने में क्या क्या चीजें खा पी रहे हैं? खाने पीने में जो है चावल खाते हैं, मकई का, गेहूं का रोटी खाते हैं। अच्छा, तो ये जो चावल और मकई और गेहूं की रोटी वोटी खा रहे हैं, सब भूख से खा रहे हैं कि जिस समय बन जा रहे हैं उसी टाइम खा ले रहे हैं, या बासी उसी भी खा रहे हैं? नहीं नहीं, बासी तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, भूख तो बिल्कुल नहीं लगता है, बल से खा लेते हैं। नहीं, तो फिर तो इसीलिए तो समस्या का समाधान ही नहीं हुआ। जब भूख नहीं लग रही है, आप बल से खाएंगे तो और परेशानी होगी ही होगी। हाँ, तो ठीक है। अब 3 बजे यार दिन में जो है सुबह से लेके 3 बजे यार में कुछ खा लेते हैं। नहीं, बगैर भूख के तिनका नहीं खाना। आपको ऐसी दवाएं दी जाएंगी जिससे आपको भूख लगे, भूख के हिसाब अच्छा। से खाएंगे, ठीक है। बगैर हाँ भूख के खाएंगे तो दर्दें तो बढ़ ही जानी है। यहाँ तो हाँ। चलो 10% आराम है आपको, आप कह रहे हैं। वो, वो तो केवल दर्द 10% आराम। हाँ, तो भाई जब बगैर भूख के खा रहे हैं तो मुंह का स्वाद कैसा है? कड़वा है, मीठा है, क्या है? मुंह का स्वाद कड़वा रहता है। ये जो मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, ये कितने साल से रह रहा है? माने वो मीठापन नहीं खाने का इच्छा होता है, कड़ा जैसे नमकीन खाने का इच्छा होता है। हाँ, तो मीठा नहीं खाने का अच्छा होगा, इसलिए दर्दें हो रही, क्योंकि अंदर सब भरा पड़ा है कचरा। आप देखने में भले दुबले पतले लग रहे हैं, बट अंदर शरीर में है परेशानी। और टेंशन कितना ले रहे हैं? टेंशन तो थोड़ा बहुत घरेलू रहता ही है। हाँ, रहता ही है, लेकिन अपनी बीमारी का ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा पेशाब जी। वसाब ठीक से हो रही है? हाँ, पेशाब में सुधार है। अच्छा, और लेटरिन सही से हो रही है? लेटरिन 24 घंटा में एक ही बार लेटरिन होती है। तो सही से पेट साफ हो जाता है कि लगता है भी कुछ अटका है? थोड़ा बहुत बुझाता है, जो हल्का फल्का कुछ है। हाँ, तो ये सब सारी चीजें जब ठीक हो जाएंगी ना, थोड़ी भूख अच्छी आ जाएगी, पेट थोड़ा बढ़िया से ठीक साफ हो जाएगा, तो बस और आराम आ जाएगा। नींद उद बढ़िया आती है? हाँ। नींद उद बढ़िया आती है? नींद तो पूरा आता है, सुबह का मन आता है जो बिछावने नहीं छोड़े। अच्छा, तो रात में हाँ, कितने बजे सोते हैं? रात को जो है सो 11 बजे सोते हैं, 10-11 बजे। अच्छा, जैसे अभी बरसात तो नहीं, मान लो बड़ी गर्मी, तो दिनों में सोते हैं? तब भी जो 11 बजे, 11:30 बजे रात को सोते हैं। अच्छा, दिन में कई फिर उठते कितने बजे हैं? उठते हैं 6 बजे। अच्छा, और दिन में कितने घंटे सोते हैं? दिन में जो है ज्यादा कुछ काम कर लेते हैं तो 1-2 घंटा सो जाते हैं गर्मी का टाइम में। अच्छा, रात में थोड़ा सा जल्दी सोया करिए, तो आपकी जो सुबह ऐसे लग रहा है ना
कि नींद अभी भी जरूरत है शरीर को, वो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। तो वो जो है सो नींदे नहीं आता है उसके पहले। अरे पहले आप अपने दिमाग में ये चीज सोचेंगे, फिर शरीर के अंदर परिवर्तन होने में समय लगता है। मशीन थोड़ी है कि जब चाहेंगे तब चला लेंगे। ठीक है। ओ, पहले हाँ हाँ। इंसान सोचता है कि मैं जल्दी सोना है, तो धीरे धीरे करके चीजें बदल जाती हैं। पहले सोच अच्छा। तो हो। हाँ। ठीक है। और खाने ठीक। पीने की कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी, वो बदलाव लाएंगे। और पेट हमेशा साफ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा। अच्छा। और कुछ? आँख में जो है जो पानी आता है वो पहले जैसे आता था वैसे पानी थोड़ा हल्का कम हुआ है, लेकिन पानी आता है। कुल कम हो जाएगा। पहले आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। इतने जल्दी आराम नहीं आएगा। क्या उम्र है आपकी? उम्र तो लगभग जो 55 क्रॉस कर रहा है। हाँ, तो 55 साल के हैं ना, तो कम से जी। कम कुछ महीने तो दीजिए। 55 अच्छा। साल के शरीर में कम से कम ये 50 साल पुरानी बीमारी होती है। आपको तो हाँ खुद ही पता है, छोटे बच्चे तक को पेट नहीं साफ होता सही से। तो जब हाँ। इंसान पैदा होता है तभी से उसके शरीर में बीमारियां भी बनने लगती हैं। और वो जी। सोचता बहुत दिन बाद है उसके बारे में। तो थोड़ा सा समय लगेगा। धीरे धीरे जी। सुधर जाएंगे। लेकिन जितना खुश निष्फिक्र रहेंगे और सोचेंगे दवा काम करे, उतना जल्दी ठीक होंगे। अच्छा। ठीक है। और जो हाँ। आपको बताया जाए कि बगैर भूख के नहीं खाना, तो नहीं खाना। आप ये बोल दो कि हाँ मैं भूख नहीं लग रही, भूख की दवा दीजिए, तो आपको उस तरह की दवा दी जाएगी। लेकिन ये है कि नहीं जी टाइम हो गया है, हम तो खाएंगे ही। ये अंग्रेजी दवा थोड़ी है कि रोटी खाए बगैर नहीं खाई जा सकती। ठीक है। अच्छा। हाँ, इन तो चीजों का ख्याल रखिए। चलिए। और किसी कुछ इनसे पूछना है तो पूछें। चश्मा जो है सो जैसे लगाते हैं तब कुछ किताब उताब पढ़ लेते हैं, बिना चश्मा को नहीं पढ़ा जाता है। कोई बात नहीं, आपका ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अभी पहले एक एक चीज, पहले दर्दें जो शरीर की हैं, दर्दें तो ठीक हो जाए, फिर आंख की जी। भी चीजें ठीक होंगी। और थोड़ा बहुत तो उनका आंख पर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन बाद में चश्मे वाला भी चीज देखेंगे। पहले शरीर में जो कचड़ा है वो सारा निकल जाए। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मुनमुन ठीक। जी, जी मैम। क्या क्या दे रहे हैं इनको? इनका देखिए भूख बढ़ाइए। इनको भूख नहीं लग रही, बगैर हाँ भूख मैम। के खा रहे हैं, आम बन रहा दीपन है, इसीलिए इनको दर्दें हो रही हैं। ठीक है। दीपन तो पाठ चाहो तो आप दीपन। ग्रुप में बाद में लिख देना। और हाँ किसी हाँ। को कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि टाइम हो गया है ना। जी मैम जी। इनको दीपन पाचन अनुलोमन ही मेनली रूप से दे रहे हैं मैम। और उसके बाद वो महायोगराज गुगुल और एक दो और दे रहे हैं उसके लिए। नहीं तो दीपन में थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ बगैर मैम, भूख के खा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग देना, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग देना होगा। हाँ। हम्म। या जो चीज होगी उसकी थोड़ी डोज बढ़ानी होगी, देखना पड़ेगा। इनके कुछ और हेतु भी होंगे। इनका हाँ खाने हाँ। पीने का थोड़ा सा आप बाद में अलग से पूछ लीजिएगा। ये बता तो दिए हैं, मकई की रोटी भी अच्छी खासी भारी होती है, ऐसा नहीं होता मक्की की रोटी बड़ी हल्की होती है। तब पर भी अगर इनकी दर्दों में आराम ना आ रहा है ना, तो कुछ दिन के लिए आप इनको सौंठ का पानी दे दीजिए सुबह हम्म। सुबह। और बाद में मूंग दाल का यूज वगैरह दीजिए, और एक टाइम में बस खाने को दीजिए, और वो भी सूर्यास्त से पहले। जैसे शाम को 4-5 बजे कुछ खा लें, और वो भी भूख से। कदो भूख नहीं लगी तो मत खाओ, कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन आराम कर लो। ठीक है। जैसे लोगों को हाँ रहता मैम। है ना कि खाए नहीं तो खेत में काम कैसे करेंगे, ये समस्या होती है ना दिमाग में। हम्म। और इनको जो है कल इनसे मिलने के लिए जाएंगे तो मैं इनको हम्म। सर वाला विरेचन बटी दे देंगे। मैं गांव आया हूँ, मेरे हाँ, गांव देख के पास। लीजिएगा। बुजुर्ग हैं तो बिरेचन बटी का सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा, कि कुछ बुजुर्गों के अंदर सत्व की वैसे भी थोड़ी कमी हो जाती है, तो बहुत जल्दी हम्म। पैनिक हो जाते हैं। तो उनको सारी चीजें समझा देना। ये ना हो कि 2 हाँ लैट्रिन ज्यादा हो गए, उतने भर में उनको तकलीफ हो गई दिमाग में। ठीक है। हाँ। हाँ मैम, समझा दूंगा मैं। ठीक है। ओके। पाठक सर, ओके। किसी और को भी कुछ इनसे पूछना है तो पूछें। नहीं, किसी को नहीं पूछना है। तो इनको हम ये हटा देते हैं। आप लीव हो जाइए सर। कृष्णा जी, आप लीव हो जाइए। और एक बहुत बड़े डॉक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर लियाकत अहमद जी। कृपया अपने बारे में बताइए। लियाकत अहमद जी, आप कौन है? कृपया अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। डॉक्टर लियाकत अहमद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन है। हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कौन है? हाँ, मैं डॉक्टर लियाकत अहमद हूँ, मेडिकल ऑफिसर लगा हुआ हूँ राजस्थान गवर्नमेंट में। अरे वाह। तो और आपने, मैंने अभी पीजी पीजी किया है गायनी के अंदर। अरे वाह, बहुत मजा। तो आप तो बहुत हाँ रहेगा, हमें आपका सारा नॉलेज सीखने को मिलेगा। हाँ, कोशिश करेंगे सर, हम भी सीख रहे हैं अभी तो। और सर, आपको कैसा लगा हमारा प्लेटफॉर्म? हमसे जुड़ने के बाद कैसा? हाँ, हमने आज ही जुड़ा हूँ मैं।
आज ही देखा है मैंने, अच्छा तो लगा। आप पहले नहीं जानते थे ये प्लेटफॉर्म के बारे में? पहले सर मैंने ट्राई किया था 2-3 बार, लेकिन जुड़ नहीं पाया था, मैं आज ही जुड़ पाया हूँ। फेसबुक पे और यूट्यूब में नहीं दिखे थे? नहीं 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 देख। तो आपको जोड़ा किसने व्हाट्सएप ग्रुप में? मुझे हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, राय साहब, अच्छा, उन्होंने मेडिकल जोड़ा। ऑफिसर है वो भी राजस्थान में, उन्होंने जोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको कोई हेलो भी सर। बात बोलनी है। हाँ बोलिए चंपा मैडम। हेलो। हाँ जी बोलिए, भारती मैं मैडम। डॉक्टर बात। हाँ हाँ। हाँ सर बोलिए। एक पेशेंट के बारे में पूछना था, जरा एडवाइस गाइडेंस चाहिए था। एक 64 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, हाँ हेवी है काफी, 104 केजी वेट है, और उनको डायबिटीज मतलब प्रमेय भी है उनको। हाँ काफी एक 10-12 साल से है, हाँ और हाइपरटेंशन भी रहता है। और वो उनको मतलब वो एलोपैथी के मेडिसिन भी खा ही रहे कंटिन्यू। हाँ अभी उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके राइट टोक में नीचे एक जो बेर के आकार का एक अल्सर जैसा हो गया है डायबिटिक में। हाँ और वो नॉन हीलिंग जैसा ही हो गया है। उसके कारण जो है वो टो एज कंपेयर टू लेफ्ट टो इट इज समवॉट सोलन। हाँ आकार भी बढ़ गया है, और बहुत दर्द होता है ऐसा नहीं है। उनकी मूवमेंट, चलना फिरना, वो खुद का वो बताते हैं, व्यायाम वगैरह सब करते हैं, लेकिन अभी वैसे उनकी ब्लड शुगर ठीक है, मतलब 158 वगैरह रहती है, बीच में थोड़ा ज्यादा था बता रहे थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम वही है। और उनको ऐसे डिस्कलरेशन, ब्लैकिश डिस्कलरेशन है दोनों फुट के ऊपर। एकदम वैरिकोसिटी नहीं बोल सकते, सिरा जाल है, लेकिन प्रोमिनेंट सिरा जाल है, और ब्लैकिश डिस्कलरेशन हुआ है। लेकिन उसमें कुछ ईचिंग वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा दर्द है। और डॉपलर स्टडी उन्होंने की थी तो उसमें थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कम हो गया ऐसे बता रहे थे। हम्म। तो सर इसमें हम क्या विचार करें? इस पर मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अनुरिता मैडम कुछ बताएं इनके केस में, या मनीषा मैडम बताइए। मनीषा मैडम आपने सुना, अनुरिता मैडम सुना आपने? अल्सर है तो क्या करना चाहिए? हाँ, सर सिर्फ अल्सर सुनाई दिया, लेकिन बाकी का कुछ हिस्ट्री उन्होंने बताया नहीं। भारती तो शायद मैडम। अल्सरेटिव कोलाइटिस। नहीं, उनको ऐसे अल्सरेटिव। थोड़ा सा। हाँ हाँ, मैं ड्रिंक भी करते थे वो, अभी भी कभी कभी करते हैं। वो एक है, वैसे प्रोफेशनली वो कुछ उनका घूमने का ही प्रोफेशन था। अभी तो कुछ ब्रोकरेज, मतलब ये जो रहते ब्रोकर है वो। लेकिन बाकी जैसे वो मारवाड़ी है तो उस हिसाब से उनका खाना पीना रहता था, वो तो सब बता तो दिया है मैंने, कि दूध दही और ये सब चीजें बंद करो, और रात का खाना जल्दी मैम सिर्फ खाओ दूध वगैरह। दही नहीं, आपने जो ड्रिंक बोला, और हाँ सबसे वो। मेन चीज अल्सरेटिव, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मॉडर्न के ड्रग्स में या मॉडर्न के मेडिसिन में अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कोई सिम्टोमेटिक छोड़ी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अल्सर वो भी बाद में नहीं इतना। मैडम, डायबिटिक अल्सर है उनको, अल्सरेटिव हाँ, कोलाइटिस तो नहीं। डायबिटिक अल्सर तो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां पे हीलिंग पावर ही नहीं है। इन शॉर्ट, आपकी जो भी प्रमेय की संप्राप्ति उसमें पेरिफेरल न्यूराइटिस या फिर पेरिफेरल जो नेफ्रोपैथी न्यूरोपैथी है, ये, और उसके साथ में अगर कोई जख्म ऐसा होता है कि जो अंदरूनी है, फिर तो वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां पे इरोड वगैरह होके ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ये जख्म जो भी है विद्रदी में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे उनका अल्कोहल वगैरह ऐसे पित्त कर विदाही तीक्ष्ण ये जो भी गुण से शरीर का और गृहिणी दृष्टि बढ़ाएंगे। तो वहां पे आपके पेशेंट के हीलिंग के लिए सबसे पहले उसके हेतु स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली, मतलब जैसे हम आईसीयू में एडमिट कराते तो उसका खाना पीना बंद करके उसको वेंटिलेटर पे चढ़ाते, वैसी कंडीशन है, ये बता देना है। अगर ये वेरियासिस वगैरह करके ओपन अगर वुंड हो गया ना मैडम, तो ये लिटरली ब्लीड करता है, ब्लैकिश स्कूल आएगा, या फिर जो भी मलीना आएगा, अभी और ये वैसे सारे। अभी तो उतनी कंडीशन नहीं है, वो टो के नीचे एक अल्सर जैसे हो गया है, नीचे के हाँ, तो साइड मैडम में। आपको और सबसे। ये सिराजाल तो है दोनों एंकल जॉइंट, और जैसे थोड़ा लोअर साइड ऑफ लेग में वगैरह डिस्कलरेशन है। सिराजाल ऐसे प्रोमिनेंट दिखते हैं, वो सब है उनको, लेकिन अभी वो कंडीशन तक नहीं गए हैं। आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो। हेलो।
मेंटल। आवाज ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। मैडम आपने उनको ट्रीटमेंट को शुरू किया है क्या? हाँ, मैंने उनको शुरू तो किया था, है मतलब तंत्रिकादि वगैरह, और उनको ये भी दिया है, बाकी भी एक ताप्यादिलोहो दिया है, और उनका हम्म, थोड़ा सा अपर साइड ऑफ एब्डोमेन में उनको दर्द भी है, तो वो भी सोच के अभी तो उनको दीपन पाचन देके ये भी दिया था, और अभी महातिक्तक घृत भी उसके क्या कैप्सूल चालू किए हैं, पित्त और के विरेचन के लिए क्या दिया है मैडम आपने? क्योंकि यहाँ पे आप तीक्ष्ण विरेचन नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको जो भी है आभ्यंतर स्नेहपान करके उनको गुरु स्ट्रोंसन या फिर अविपत्तिकर जैसा या फिर गंधर्व जैसा कोई चीज चलाना पड़ेगा। दूसरा चीज ये कि आपने आयुर्वेदा भी कषाय दिया है। मैडम कषाय और ये चीजें अगर वो पेशेंट मतलब उस कंडीशन में है तो ही दीजिएगा, अदरवाइज आप उनको जो घृत दे रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ाइए। और डायबिटीज का HbA1c देखिए पहले कितना है, नहीं तो जो अपनी मधुमालिनी वसंत है या वसंत कुसुमाकर है, ये रसायन करके दीजिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट में बहुत जल्दी डिटोरेट धातु क्षय की संप्राप्ति होती है। मैं धात्री निशा योग चलाती हूँ, और गुडमार और इसका कॉम्बिनेशन है, जामुन दूध और इसका डाइबोडिल हाँ, करके कॉम्बिनेशन है, तो वो वैसा चीज चलाइए पल्पिका भी के साथ में। इवन परिपाठादिक्वाथ उनका जो भी है वो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आपको अभी यहाँ पे परपटी अगर आप चलाते हैं तो पंचामृत परपटी, कामदुधा, ये चीजें उनका जो भी है सार्वदेहिक पित्त और वहां पे कम कर सकता है। लेकिन प्रॉपर उनका हिस्ट्री लेके कि उनको कब से है या उनके जो भी हेतु है ये करके प्रॉपर ट्रीट करिए मैडम, क्योंकि एक छोटा सा फटका, क्योंकि उनका डायबिटिक अगर उन्होंने टैबलेट ले रहे होंगे वो मेटफॉर्मिन, ग्लाइसिफेज या इंसुलिन, मॉडर्न ने एक बार चढ़ा दिया और उनको गैस्ट्राइटिस बिकॉज ऑफ ड्रग्स बैठा, तो वो आयुर्वेद को नाम रखेंगे, क्योंकि उनका मॉडर्न कुछ ना कुछ तो चलेगा और वो नहीं, वो लिए बगैर नहीं मॉडर्न तो रहे। चल ही रहा है, मतलब और वो छोड़ने तो वाले भी मैडम नहीं। नहीं, वो ना छोड़े मैडम, लेकिन आपको ये चीजें बतानी होती है कि जो भी मॉडर्न चल रहा है उसका ड्रग स्टडी करके, वो भी एक बहुत बड़ा हेतु रहते हैं आपकी गैस्ट्रेटिव इरोजिव गैस्ट्राइटिस के लिए या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। और अगर आप डायबिटिक अल्सरेशन बोल रहे हैं तो इट इज अ वेरी अलार्मिंग साइन। एलोपैथिक लोग बिगाड़ के रख देंगे और आपके ऊपर नाम रखेंगे कि देखिए आपने आयुर्वेद लिया और उसका साइड इफेक्ट हुआ। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है तो रिवर्सल सर अल्सरेटिव के लिए मैडम, भी। इसमें हम जलों का उच्चारण कर सकते हैं क्या? मैडम आप अभी जलों का बचरण या ऐसी जो भी स्थानिक दृष्टि है उसको या रक्त दृष्टि को आप दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डू एंड डाई कंडीशन में उनका PTINR कराइए, लिपिड प्रोफाइल, LFTN, HbA1c करा के सबसे पहले देखिए कि वो पेशेंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी में ना पहुंचे या फिर गैंग्रीनस वुंड में ना कन्वर्ट हो। वो चीज पहले आप हील करने का कोशिश करिए। इवन शोधन देते वक्त में आपने सीवियर शोधन या फिर तीव्र विरेचन नहीं देना चाहिए। माइल्ड जो भी है आंवले का यूज जो है, आभ्यंतर महातिक्तक घृतम है और पंचामृत पर्पटी के साथ में बाकी के कॉम्बिनेशन जो अल्पतः शोधन, लेकिन धातु क्षय ना करे और शोधन अधिक मात्रा में ना करे, तो इसकी वजह से वो आपके योग और आहार्य ये सारी, और अगर उन्होंने वो सीरियसली नहीं किया मैम, तो पेशेंट बिकॉज ऑफ मॉडर्न, बिकॉज ऑफ अल्सरेटिव किसी सीरियस कंडीशन में चला जाएगा और हमेशा के लिए आपको या आयुर्वेद को नाम बुरा रखेगा। उसकी बजाय सीधा अंडरटेकिंग लीजिए, उनको बताइए ये सारी चीजें गूगल से निकाल के दीजिए, साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन ये चीजें आपकी गैस्ट्रेटिव इरोजिवनेस के लिए जो भी है हमेशा कारणीभूत रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखिए और फिर आप दीजिए। प्लीज टेक योर कॉल। ऐसे ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद के पास में रोते हैं लोग, पैसा नहीं है, ये है वो है, और वहां पे खरीद खरीद के साइड इफेक्ट लेते हैं एलोपैथी में। ठीक है, ये तो सर देखिए, बाकी आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, तो नॉट टू वरी। हेतु पे बहुत इंपॉर्टेंटली काम करिए, बहुत ज्यादा सीरियस लेवल पे काम करिए। अगर वो हेतु रहेंगे तो एनीथिंग सीरियस कैन हैपन। अंडरटेकिंग ले लेने का, दारू पियेंगे और यहाँ से फट से अगर कोई जो भी, बिकॉज लेसर कर्वेचर जो है आपका और ग्रेटर कर्वेचर है, उसका संप्राप्ति में भी आपका लेसर कर्वेचर में अल्सरेशन के ज्यादा चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ रगीज। तो इस वजह से थोड़ा सा ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो आप अंडरटेकिंग लेके उनको अपनी बाजू क्लियर करिए। जो मॉडर्न है वो रोज व्याधि में हेतु बढ़ाते जाएगा, अल्सरेशन बढ़ाएगा, तिक्त और तीक्ष्ण इससे जो भी गैस्ट्राइटिस करेगा, और आप कामधुधा और सुचिकर देके उसको ठीक करना चाहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं मैम, अपने को उतना फास्ट करना पड़ता है। ओके।
ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। रात के 10 बज गए हैं, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी लोगों का धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग।